नमस्कार दोस्तों, आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। मेरे आपने यदि पिछले वीडियो देखे होंगे तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पार्ट्स अपलोड किए हैं, जिनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैंने पूरा समझाया है। अब मैं जो अगला पार्ट अभी बना रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट, मैंने इन पार्ट्स को इसलिए चुना, माने जो 3 टेंस के 12 प्रकार होते हैं, इनमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये बहुत ही कन्फ्यूजन से भरे होते हैं, इसलिए मैंने इनको पहले लिया। तो ये पास्ट का मतलब ही है बीता हुआ। तो जिस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने पढ़ाया है, उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी आपको समझना है। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे मैंने प्रेजेंट में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया था, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने यूज़ किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो जो ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होता है। अब पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको बी के बारे में बताया था कि ये फर्स्ट फॉर्म है, इसके 3 पार्ट होते हैं, इज़, एम और आर। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज़, एम, आर का यूज़ करते हैं तो कोई दूसरी मेन वर्ब का यूज़ हम नहीं करते हैं, मतलब वहाँ होना पाया जाता है। मतलब जब बी का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कोई दूसरी मेन वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। इसी तरीके से आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में समझना है कि हम बी के दूसरे फॉर्म को यूज़ करना बताएंगे। जैसे मेन वर्ब के जो मुख्य क्रियाएं होती हैं उनके 3 रूप होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा प्रकार प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जो कि प्रेजेंट में ही आईएनजी लगाकर बनाते हैं। तो जैसे मैंने बी का यूज़ किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और इसके 3 सहायक पार्ट होते हैं जिनको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं। अब इसी तरीके से बी का जो दूसरा फॉर्म होता है वाज, वर, इसमें वाज और वर। फिर थर्ड पार्ट होता है बीन। अभी हम बीन को नहीं पढ़ रहे हैं, कंफ्यूजिंग पार्ट यही होता है। तो जैसे बी का जब यूज़ करेंगे प्रेजेंट में, तो इसमें इज़, एम, आर ये सहायक पार्ट में बंट जाता है। तो इज़, एम, आर के लिए फिर हम कर्ता डिफाइन करते हैं कि ये कर्ता इसके साथ यूज़ करेंगे। उसी तरीके से वाज, वर्ब भी आप जब यूज़ करेंगे तो आपको कर्ता डिफाइन करना है, और ये भी हेल्पिंग वर्ब हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ कि बी का ही जब फॉर्म आप यूज़ करेंगे तो दूसरी मेन वर्ब का यूज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं करेंगे। मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है, पहचान मैं लिख रहा हूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें भी 2 प्रकार के वाक्य होंगे। तो मैं पहले
वाज वेयर का आपको यूज़ बताना चाहता हूँ, इसलिए इनको पहला प्रकार दे रहा हूँ। तो पहले प्रकार के वाक्यों की सरल पहचान। तो सरल पहचान में वाक्यों के अंत में आपको बताना है कि था, थे और थी होते हैं। जो पहले प्रकार के वाक्य होते हैं जिनमें हम बी का दूसरा फॉर्म यूज़ करेंगे। मतलब बी का दूसरा फॉर्म यूज़ करने का मतलब है कि हम उसके साथ कोई अन्य मेन वर्ब का फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम पहचान में था, थे, थी लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बी के ही सेकेंड फॉर्म को यूज़ करेंगे। माने बी मेन वर्ब के अतिरिक्त दूसरी मेन वर्ब के फॉर्म आप यूज़ नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से वाक्य रचना होगी इज एम आर जैसी ही। मतलब था, थे, थी के पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, मतलब संज्ञाएं होंगी, सर्वनाम होंगे, एडजेक्टिव होंगे, तो यही सब होंगे। वहीं पर हम वाज वेयर का यूज़ करेंगे। तो इज एम आर का पास्ट फॉर्म है वाज वेयर। तो था, थे, थी वाक्यों के अंत में था, थे, थी होते हैं। मैं यहाँ विस्तार से नहीं लिख रहा हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के थे, थी होते हैं। पहले प्रकार के पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहले प्रकार के वाक्यों की सरल पहचान। इस टेंस के पहले प्रकार के वाक्यों के अंत में था, थे, थी होते हैं। अब मैंने बताया कि आपको था, थे, थी के अलावा दूसरी मेन वर्ब नहीं लेना है, यानी बी होना ही आपको होना का आपको पास्ट फॉर्म यूज़ करना है। होना का पास्ट फॉर्म यदि आपको यूज़ करना है वाज वेयर का, तो आपको दूसरी मेन वर्ब नहीं यूज़ करना है। इसीलिए इसमें पहचान भी बताई जाती है कि केवल था, थे, थी। जैसे वह एक राजा था, राजा था मतलब पहले था, वर्तमान में नहीं है। तो यहाँ पर जो था है बी का यानी इज एम आर का पास्ट फॉर्म है, यानी बी मेन वर्ब ही यहाँ पर प्रभावी है। और ये बीच में आप ये समझिए पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यहाँ पर ये काउंटेबल नाउन आ गया है, किंग आपकी कॉमन नाउन है, तो यहाँ पर ए एन का आप यूज़ करेंगे। तो मैंने वाक्य रचना आपको बताई थी कि सकारात्मक वाक्य होते हैं, नकारात्मक प्रश्नवाचक। तो पहले यहाँ पर हिंदी भी समझ लेते हैं। वाज का मतलब होता है था और थी, मतलब यह लड़का के लिए भी यूज़ होगा, लड़की के लिए भी। मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये सहायक क्रिया है, यह एक वचन है। इनको आप पास्ट की सहायक क्रियाएं कहेंगे, यानी सहायक क्रियाएं, सहायक क्रियाएं यानी बी मेन वर्ब का दूसरा फॉर्म, यानी मेन वर्ब ही हैं, लेकिन ये जब यूज़ होंगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहले प्रकार में, तो आप अदर मेन वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। तभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहले प्रकार के सेंटेंस को आप समझ पाएंगे। तो जैसे आप ये नहीं लिख सकते हैं कि वह काम करता था। यहाँ पर वह एक्शन यानी वह को एक्शनिंग सेंस में नहीं लाना है, केवल होने के सेंस में लाना है कि वह क्या था, क्या पद में था, किस जगह से था।
यानी वह के बारे में आप बताएंगे, वह का एक्शनिंग सेंस शो नहीं करेंगे। तो जब वह का एक्शनिंग सेंस शो नहीं करेंगे तो आप था, थे, थी का वहाँ पर यूज़ करेंगे, यानी वाज वर्ब का। तो ये सहायक क्रियाएं हैं। सहायक क्रियाएं यानी था, थे और थी, ये सहायक क्रियाएं हैं। अब इनका एक वचन रूप वाज जो है ये एक वचन कर्ता लेगा, और जो वर है WER ये बहुवचन कर्ता के साथ आएगा। यहाँ पर दोस्तों एक वचन और बहुवचन कर्ता में डिवाइडेशन करने से क्या होता है कि जब हम डिवाइड कर देते हैं तो आपको अनुवाद बनाने में सरलता रहती है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचन बहुवचन बनाया गया तो केवल एक वचन बहुवचन में थोड़ा ही अंतर आएगा, बाकी उसी तरीके से है। यहाँ पर थे, तो यह समझदारी के लिए मैं लिखता हूँ कि आपको समझने में दिक्कत ना रहे। अब इसके बाद आप यहाँ पर किसके साथ वाज यूज़ होगा, तो यहाँ पर आई, ही, सी, इट, यानी एक नाम मैं लिख रहा हूँ। मतलब एक नाम यदि आपका कर्ता में रहेगा सिंगुलर यानी एक वचन, तो इनको आप बोलेंगे एक वचन कर्ता, यानी आपको काउंटिंग में एक रहें, एक वचन कर्ता। आई, ही, सी, इट एक वचन करता है, इनके साथ आप वाज का यूज़ करेंगे, इनके साथ आप वाज का यूज़ करेंगे। वाज सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, इसके लिए मैंने आपको लिख दिया। तो वाज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ आप आई, ही, सी, इट एक नाम यानी एक वचन कर्ता के साथ करेंगे। और जो वर है ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये भी हेल्पिंग वर्ब है पास्ट की, बी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसके साथ बहुवचन कर्ता आएगा। बहुवचन में यू एक वचन बहुवचन दोनों होता है, लेकिन सहायक क्रिया ये पास्ट में वर लेगा। वी और इसमें दिस और दैट भी आ जाएंगे। आप इसको वाज में आप समझ सकते हैं कि यह वह जो होता है एक वचन है, दिस दैट भी। यू, वी, दे, दीज, दोज एक से ज़्यादा नाम जैसे राम और श्याम ये बहुवचन करता है, राम और श्याम इस तरीके से करता आए, राम और श्याम, तो वहाँ पर इनको आप बहुवचन कर्ता मानेंगे, बहुवचन कर्ता। तो आप यहाँ पर वर मेन वर्ब का यूज़ करेंगे। वॉज वेयर मेन वर्ब ही हैं, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में इनको हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब आप इनका यूज़ पहले प्रकार से करेंगे, चूँकि बी मेन वर्ब है तो बी मेन वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है, यानी सेकंड सहायक पार्ट है। जो माने बी मेन वर्ब है उसके सेकंड सहायक पार्ट है। तो जब आप इनका यूज़ पहले प्रकार के वाक्यों में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहले प्रकार के वाक्यों में करेंगे तो वहाँ पर दूसरी मेन वर्ब आप यूज़ नहीं करेंगे। जैसे राइट हो गया, लर्न हो गया, रीड हो गया, गिव हो गया, इन मेन वर्ब को आप यूज़ नहीं करेंगे। तो हिंदी में ही जैसे आप लिखेंगे, जैसे वह एक गाय थी, ये इस तरीके से आप वाक्य बनाएंगे। पहले आप हिंदी में, अब आपने लिख दिया वह जाता था, तो यहाँ पर वह एक्शनिंग सेंस में आ गया। तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो पहले प्रकार के वाक्य होते हैं वो एक्शनिंग सेंस में नहीं होते हैं, केवल
उनके बारे में बताया जाता है। तो जब उसके अबाउट बताया जाता है, जब आप उसके अबाउट बताएंगे पास्ट सेंस में, तो वहाँ पर कोई भी मेन वर्ब दूसरी नहीं आती है, वहाँ पर था और थी थे यही प्रभावी होते हैं। तो आपका यहाँ पर ये जाता वर्ड जो है यह गलत हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब आप था थे थी का यूज़ करते हैं। इसलिए आप ऐसे वाक्य नहीं लिखेंगे, माने इन वाक्यों में आप था थे थी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब सकारात्मक वाक्य आप लिए मान लीजिए, तो सकारात्मक वाक्य के लिए, सकारात्मक वाक्य के लिए आप पैटर्न, सभी सकारात्मक वाक्यों के लिए तो पहले कर्ता, कर्ता के बाद सहायक क्रिया यानी वाज वर, और इसके बाद अन्य। अन्य का मतलब है पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, या इसी को आप अदर्स बोल दीजिए, ये अदर पार्ट, लेकिन मेन वर्ब नहीं। कर्ता रहेगा, वाज वर रहेगा। इसको यदि आपको प्रभावी बनाना है तो यहाँ पर कोई भी एक्शनिंग सेंस वाला शब्द नहीं लिखेंगे। एक्शनिंग सेंस कब आएगा? जब आप दूसरी मेन वर्ब यूज़ करेंगे बी के अलावा, होना के अलावा। होना यानी बारे में बताता है कि यह इस तरीके से आपका करता है। ये जो करता है यहाँ पर कर नहीं रहा है, केवल हो रहा है। तो यहाँ पर जो वह को छोड़ के जितना भी आपका बनता है कर्ता के बाद जो विधेय होता है वो केवल कर्ता के बारे में बताता है। माने मैं हिंदी आपको नहीं समझा रहा हूँ कि कर्ता के बाद जो शेष बचे यदि कर्ता के बारे में बताए, पास्ट में था थे थी लगा रहे, तो वहाँ पर वाज वर का आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कर्ता प्लस वाज वर और इसके बाद अदर्स का आप यूज़ करेंगे। अदर्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने लिख दिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और समझदारी इसी में है कि आप यह समझ लें कि जैसे मैंने लिखा वह जाता था, वह गाता था, वह रोता था, तो वह को एक्शनिंग सेंस में आपको नहीं लिखना है, तभी आप था थे थी की अंग्रेजी बना सकते हैं। अब यहाँ पर वह एक गाय थी, तो वह एक गाय, तो गाय जो हमारा पशु है तो पशु के लिए वह की अंग्रेजी दैट बनाएंगे, और दैट एक वचन करता है। यहाँ पर मैंने बताया है कि आई ही सी इट एक वचन, ये एक नाम, दिस दैट जो होते हैं ये एक वचन है। तो आप यहाँ पर दैट, फिर इसके बाद वाज अ काऊ, चूँकि यह पूरा एक वचन है, काउंटेबल नाउन का एक वचन फॉर्म है, दैट वाज अ काऊ। फिर इसमें आप ले लीजिए वे गायें थी, वे गायें थी, तो इसमें होगा दे वर, चूँकि दे प्लूरल में आता है तो ये प्लूरल में आप यू, वी, दे, दीज, दोज, राम और श्याम, मतलब एक से ज़्यादा नाम, एक नाम आप रखेंगे तो उसमें वाज लगेगा। यदि आप जिसके बारे में बता रहे हैं कर्ता जो होता है वह शुरू में रहता है, तो यदि वह शुरू में एक नाम है तो वहाँ पर वाज, एक से ज़्यादा नाम है तो वर, वर ही लगेगा, दे वर। और यहाँ पर दे चूँकि बता रहा है कि गायें प्लूरल फॉर्म में हैं, यानी बहुत सारी हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर आप लगा देंगे काऊ का प्लूरल। अब ए एन का यूज़ नहीं करेंगे। ए एन का मतलब होता है कि जो ये आपका दैट है यह संकेत कर रहा है, ये दैट जो आपका सांकेतिक है शब्द है या जिसके बारे में बता रहे हैं, ये आपको बता रहा है कि वहाँ पर गाय एक है। तो ये जो पूरी सेंटेंस की एक कड़ी होती है उसमें ऐसा कोई भी शब्द आप नहीं लिख सकते हैं
कि अशुद्ध हो। पहले आपको हिंदी समझना रहेगा कि हिंदी शुद्ध रहेगी तभी उसकी अंग्रेजी बनेगी। यह नहीं कि आप यहाँ पर लिख दें कि वह गायें थे तो वह लगा दिया आपने, और गायें और थे लगा दिया तो वर लग जाएगा। आपने वह लिखा है तो वह के साथ एक ही गाय आएगी। या अनकाउंटेबल है तो उसकी गिनती एक ही, अनकाउंटेबल नाउन भी आप यूज़ करते हैं तो उसमें एक ही चीज़ रहे, एक ही अनकाउंटेबल चीज़ रहे। तो यहाँ पर हो गया देवर काउज, आप पंक्चुएट कर दिए फुल स्टॉप। अब इसी तरीके से निगेटिव में नॉट लगा देंगे। निगेटिव के लिए आपने नॉट लगा दिया, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में खाली आपको नॉट लगा देना है, जैसे कर्ता प्लस वाज, फिर वर, फिर नॉट, फिर अदर्स, OTHERS यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये आपका बन गया पैटर्न स्ट्रक्चर। कर्ता को आप सब्जेक्ट, इसके बारे में ये जितना पार्ट बचता है बताता है। तो कर्ता माने होना, और वाज वर्ब के अतिरिक्त दूसरी मेन वर्ब आपको यूज़ नहीं करना है, यानी यही सहायक क्रियाएं यूज़ होंगी। अब इसमें आप लिख लीजिए, जैसे राम एक राजा नहीं थे, राजा नहीं थे। यहाँ पर लिख लीजिए आप राजू लिख लीजिए, मैं लिख रहा हूँ। मान लीजिए कि चूँकि राम है एक नाम है तो राम एक राजा नहीं थे। अब यहाँ पर आपको दोस्तों समझना है कि कुछ वाक्य इस तरीके से लिखे जाते हैं कि मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप राम को भगवान मानते हैं तो वहाँ बोल चाल में आपने थे लगा दिया। तो चूँकि मैंने बताया कि वर का मतलब थे होता है, WERE, वर माने थे, वर माने थे। लेकिन यहाँ पर राम जो है, राम के बारे में बताया जा रहा है, यह गिनती में एक है जो हमारा कर्ता है, और यहाँ पर गिनती में जब एक है तो यहाँ पर थे नहीं, वाज ही यूज़ होगा। यह एक आप सम्मान सूचक शब्द मान के लिख सकते हैं कि राम को आप यदि भगवान के रूप में लिखते हैं तो राम एक राजा था ना लिख के राम एक राजा थे। लेकिन यदि वाक्य के रूप में आप लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं राम एक राजा था, राजा नहीं था, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि हमारी ग्रामर जो होती है वह बिल्कुल स्ट्रक्चरल फॉर्म में होती है, कोई उसमें त्रुटि नहीं होती है। राम एक राजा नहीं था, लेकिन जब किसी को हम बोल चाल में रखते हैं तो उसको संबोधन में हम इस तरीके से शब्द यूज़ करते हैं कि सम्मान सूचक हो। तो जैसे राम हो गया या कृष्ण हो गया या अल्लाह हो गया या कुछ भी हो गया, तो कुल मिला के इस तरीके से आप जब शब्द आप यूज़ करते हैं तो ये मान लीजिए भगवान वाले शब्द हैं तो आप इनको सम्मान सूचक शब्द दे सकते हैं। तो सम्मान सूचक शब्द देने का मतलब यह नहीं है कि आप जैसा यहाँ पर शब्द देख रहे हैं तो वर का आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर राम जो है एक शब्द है, एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर राम के साथ आप वाज का यूज़ करेंगे। या आप राम एक राजा नहीं थे ना लिख के, राम एक राजा नहीं थे ना लिख के राम एक राजा नहीं था लिख सकते हैं। तो राम वाज नॉट अ किंग, यहाँ भी वही अनुवाद होगा, राम वाज नॉट अ किंग। वर नहीं लगा देना है कि यहाँ पर आपने थे लिखा है तो राम वेयर लिख देंगे, चूँकि कर्ता जिसके बारे में बता रहे हैं वह एक है, राम वाज नॉट अ किंग, और यहाँ पर फिर पंक्चुएट कर देंगे। अब यहाँ पर यदि आप दो शब्द ले माने आप और के साथ,
तब आपका यहाँ पर थे का आप यूज़ करेंगे। जैसे राम और कृष्ण राजा नहीं थे, नहीं थे। अब यहाँ पर था नहीं लगा सकते हैं, चूँकि जो ग्रामर का स्ट्रक्चर होता है उसमें इस तरीके से आप लिखेंगे, राम और कृष्ण राजा नहीं थे। तो जिनके बारे में बताया जा रहा है वो बहुवचन में है, माने एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर आप वर का यूज़ करेंगे। राम एंड दोनों प्रॉपर नाउन हैं, यानी व्यक्तिवाचक हैं, तो दोनों के लेटर जब आप बनाएंगे, स्पेलिंग बनाएंगे तो कैपिटल। कृष्ण तो रामा और कृष्णा, चूँकि इंग्लिश में जो शब्द होते हैं तो राम को फिर रामा, कृष्ण को कृष्णा, लेकिन मैं यहाँ खाली आपको KRISHN तो ए लिख सकते हैं आप कृष्णा, चूँकि आ शब्द बाद में आ रहा है। तो चूँकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें बाद में आ पर जोर रहता है, उनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अभी के लिए चूँकि माँ एम में इतना जोर नहीं है, इस स्ट्रेस नहीं दिया जा रहा है, इसलिए ए पर ए का आप यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये छोटा आई ही बता रहा है, राम एंड कृष्णा, KRISHNA कृष्णा। फिर इसके बाद सहायक क्रिया। सहायक क्रिया आप क्या लगाएंगे, चूँकि दो के बारे में बता रहे हैं तो वर, वर नॉट। अब अ किंग गलत हो जाएगा। अब चूँकि किंग एक से ज़्यादा हैं तो किंग का प्लूरल फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पर राम एंड कृष्णा वर, यहाँ पर ये वर है WER, वर नॉट किंग्स। अब प्लूरल फॉर्म में आप द का भी यूज़ कर सकते हैं। द एक वचन में भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुवचन में भी। द से वचन का बोध नहीं होता है, यह विशेष संकेत या प्लूरल फॉर्म में भी, जब कोई चीज़ प्लूरल हो उसमें भी द से जाति का बोध होता है, मणिपुरी क्लास का, लेकिन द से किसी वचन का बोध नहीं होता है। मतलब यह एक वचन या बहुवचन दोनों में आप यूज़ कर सकते हैं। राम एंड कृष्णा वर नॉट द किंग्स, या द नहीं लगाएंगे तब भी आपका सेंटेंस सही होगा, लेकिन थोड़ा बहुत सेंस में फिर अंतर आता है। तो इस तरीके से दोस्तों अनुवाद समझना है आपको कि जब वाज वर का आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करेंगे तो वाज वर का यूज़ तभी कर पाएंगे जब दूसरी मेन वर्ब आप इसमें यूज़ ना करें। जैसे वह गाता था, वह लिखता था, इस तरीके से वाक्य ना बनाएं। वाक्यों पर ही वाज वर की अंग्रेजी डिपेंड है। राम एंड कृष्णा KRISHNA वर नॉट द किंग्स, और यहाँ पंक्चुएट कर दिए। अब इसी तरीके से प्रश्नवाचक लेंगे। तो प्रश्नवाचक में शुरू में ही मैंने बताया कि यदि प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो वह वाक्य प्रश्नवाचक होता है, क्या, क्यों, कैसे। और यदि क्या शुरू में रहता है तो क्या की अंग्रेजी कभी नहीं बनाई जाती है। क्या वह राम था, क्या वह राम था, तो उसी तरीके से चलता है जैसे पहले। तो जो स्ट्रक्चर है किसी भी अनुवाद के लिए वह 12 टेंस में बराबर चलता है। जैसे क्या की अंग्रेजी नहीं बनाई जाती है। और यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो गया तो सहायक क्रिया कर्ता के पहले यानी कर्ता के बाएं तरफ, केवल सहायक क्रिया। यदि नॉट है तो नॉट नहीं लगेगा, नॉट बाएं तरफ मतलब नहीं जाएगी, नॉट दाएं तरफ ही रहती। जैसे मैं यहाँ पर नहीं भी लिए लेता हूँ, मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं बनाऊँगा दोस्तों, आप बनाइएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे भेजिएगा कि कैसे स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर जिसके बारे में बताया जा रहा है वही कर्ता होता है। तो यहाँ कर्ता एक्शनिंग सेंस में नहीं है, होने के सेंस में है। और राम हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रॉपर नाउन है, माने नाउन का प्रकार है, प्रॉपर नाउन यानी नाम है। तो यहाँ पुल्लिंग है इसलिए लगेगा ही। पुल्लिंग एक नाम को वह क्या है कि वह एक ही नाम को बता सकता है। आप यहाँ राम और श्याम लिख लें तब इसको वह नहीं बताएगा, वे बताएगा, वो बताएगा। तो कर्ता और इन शब्दों के बीच तालमेल होना चाहिए। अभी के साथ वाज इधर नहीं लगेगा। जब प्रश्नवाचक हो जाता है वाक्य तो कर्ता हमेशा सहायक क्रिया के बाद लगता है, मतलब कर्ता के पहले सहायक क्रिया लगाई जाती है, कर्ता के पहले।
और नॉट कर्ता के बाद और शुरू में क्या रहे तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाई जाती। तो ये हुआ। और राम प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन में आर्टिकल नहीं लगता। इसकी स्पेलिंग आप बना देंगे लेटर कैपिटल, वाज ही नॉट राम। और ये चूँकि काउंटेबल नाउन हो, मतलब कॉमन नाउन हो, जिसमें क्लास का बोध होता है, और यहाँ पर ये कोई क्लास का बोध नहीं बता रहा, ये यूनिक है। यानी राम जो है यूनिक है, राम की कोई क्लास नहीं है। श्याम, राम, गीता, सीता, सोनल, तो मतलब किसी स्थान का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। तो आर्टिकल लगाने के लिए आप समझ लीजिए काउंटेबल नाउन हो, जिससे आप काउंट कर सकते हैं, गिनती में आप उसको खरीदते हैं। चूँकि व्यक्तियों की गिनती आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर राम जो शब्द है यह काउंटेबल नाउन नहीं है। वाज ही नॉट राम। अब यहाँ पर मान लीजिए आपने डबल ले लिया, जैसे क्या वे राम और श्याम थे। अब यहाँ पर आपने डबल प्रॉपर नाउन ले लिया, तो आप वह या यह का यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको सांकेतिक शब्द जो आपको लेना है, यानी सब्जेक्ट लेना है, वो बहुवचन वाला हो, तो उसके लिए वे का यूज़ करेंगे। तो वे की अंग्रेजी होती है दे, और सहायक क्रिया वर लगेगी, तो वर शुरू में लगा देंगे। और क्या की अंग्रेजी नहीं बनाई जाती है। क्या की अंग्रेजी में आपको ध्यान रखना है कि यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाई जाती है। और वाक्य प्रश्नवाचक हो तो सहायक क्रियाएं कर्ता के पहले, अर्थात कर्ता के बाएं तरफ, केवल सहायक क्रियाएं। नॉट कर्ता के दाएं तरफ ही होता है, यानी कर्ता के बाद। वर दे, फिर यहाँ पर नॉट नहीं है, तो आप प्रॉपर नाउन की स्पेलिंग बना देंगे, राम एंड श्याम, SHYAM, और पंक्चुएट करेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। हिंदी और इंग्लिश का जो ये प्रश्नवाचक का चिन्ह है वह सेम है। तो इस तरीके से वर दे राम एंड श्याम, ये आपका अनुवाद हो गया। वाज ही नॉट राम, क्या वह राम नहीं था। और यहाँ पर राम और श्याम मैंने दो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ले ली, तो उसको संकेत करने के लिए हमको बहुवचन कर्ता यूज़ करना है। इस तरीके से दोस्तों आपको मैंने पूरे वाक्य रचना समझा दिए हैं। अब इसमें अपने से आप वाक्य बनाइए और समझिए। जैसे और कुछ वाक्य मैं लेता हूँ, वह कहाँ था, वह कहाँ था। यहाँ भी देखिए यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसमें कोई दूसरी मेन वर्ब नहीं है, जैसे लिखना, पढ़ना, गाना, सोना। तो यहाँ पर था जो है प्रभावी होगी, यानी बी का सेकंड फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं, वाज या वर। तो मैंने बताया कि जब प्रश्नवाचक शब्द आता है तो आप यहाँ पर बोध नहीं हो रहा है कि पशु है कि पक्षी है, तो मैं ही ले रहा हूँ। मान लीजिए पुरुष है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द होने पर जो सहायक क्रिया है कर्ता के पहले, यानी वाज। लेकिन जो क्या के अलावा प्रश्नवाचक शब्द हों उनकी अंग्रेजी सबसे शुरू में बनाई जाती है। जो भी प्रश्नवाचक शब्द आते हैं क्या को छोड़कर वो शुरू में भी हों तो उनकी अंग्रेजी शुरू में ही बनेगी। वेयर, WHERE, वेयर वॉज ही, आगे इसमें कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वेयर, WHERE, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। इसमें आप अभी लगा सकते हो, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ। तो दोस्तों आपको इस तरीके से था, थे, थी और इज एम आर को समझना है कि जिस तरीके से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब आप इज एम आर का यूज़ करते हैं, यानी है, हूँ, हो की अंग्रेजी बनाते हैं, तो उसमें आप कोई भी दूसरी मेन वर्ब आप यूज़ नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में जब आप वाज वर्ब का यूज़ करेंगे तो दूसरी मेन वर्ब
लिखना, पढ़ना, सोना, गाना इनका यूज़ नहीं करेंगे, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच ही रहेंगी। तो दोनों सेम हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट का वाज वेयर वाला पार्ट समझा दिया। अब अगला पार्ट मैं इसके दूसरे प्रकार के वाक्यों का बनाऊंगा, उसके लिए आप इंतज़ार करिए। धन्यवाद।